जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंट्रेंस में मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कुछ बोला देखो बोहर ने। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसको बोहर ने बताया कि भाई ये क्या है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है। और सबसे मेन जो इसकी कमी थी वो हमें पता था, ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी स्टडी बोहर कर रहा था, और जिसकी स्टडी करते उसने सारा का सारा बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो क्लासिकल लॉज है फिजिक्स के और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोहर ने अपना मॉडल बनाया। ठीक है। तो जिस पर बेस्ड है बोहर का मॉडल, वो कौन कौन सा है, वो क्या चीज है, वो है क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कुछ कहता है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 की बात करते पहले। उसने कहा कि देखिए, एटम के दो हिस्से हैं, एक है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने कहा न्यूक्लियर पार्ट में तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस हिस्से को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या है, जैसे ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया और इसके चारों तरफ ये हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और वो किस में रिवॉल्व करते हैं, वो क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट्स में करते हैं। और क्या क्लोज होते हैं वो सारे के सारे जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो उसने कहा इस तरह का होता है एटम। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, बोहर ने रदरफोर्ड की मॉडल में जो कमी बताई थी, उसने कहा था कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। और जबकि खुद इसने जो अपना पहला पहला एजम्पशन लिया, पहला पहला जो पोस्टुलेट रखा अपनी थ्योरी का, उसमें खुद इसने यही बात मानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, जिसमें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस बात को कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये ध्यान रखना एक चीज, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्या बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स है। ये आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब क्या है, आपके पास एविडेंसेस नहीं है, आपने अपनी थ्योरी डेवलप करने के लिए कुछ चीजें मानी है कि भाई ऐसा ऐसा होता रहेगा, मैं इसके एविडेंसेस नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ऐसे ऐसे मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है। तो देखो इसी तरह से उसने किया। और एक बात ध्यान रखना, जो आपको हमेशा पूरे बोहर्स मॉडल में ध्यान रखनी है, कि बोहर मॉडल जो है वो डेवलप किस कारण से हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की स्टडी करते हुए हुआ था। तो इसने अपने जितने पॉइंट्स बनाए, इसने जितने पोस्टुलेट्स दिए, वो सारे के सारे हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं जरा आपको एक बार। ये जो बोहर्स मॉडल है, ये आपका एप्लीकेबल ओनली फॉर
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। अब इसमें जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एक ही बचा। लिथियम में होते 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एक ही बचा। कहने का मतलब क्या है, जो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यूनी का मतलब क्या है? यूनी का मतलब होता है एक। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करेगा जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हो, तभी एप्लीकेबल है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्टिंग में इस बात को अपने दिमाग में रख लेना कि जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है ये आपका नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब एक से ज्यादा। जैसे आपको ऑक्सीजन के लिए क्या ये एप्लीकेबल है, नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, हीलियम के लिए। देखो मैं He+ आयन, हीलियम आयन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हीलियम की बात कर रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे किसी भी सिस्टम पर ये जितने भी हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल है। तो ये हमारा पहला पॉइंट कवर होता है यहाँ पे कि 2 पार्ट्स है, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। वो कहेगा कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है ये एक फिक्स एनर्जी के होंगे और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पर दोबारा इस बात को क्लियर करता हूं। देखो अगर मैं बोलता हूं K L M N ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाए, अगर मैं K L M की बात कर रहा हूं तो मतलब मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा फिर शेल, K शेल, L शेल, M शेल, इस तरह से। और अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इनफाइनाइट तक लेके जाऊं मैं चीजों को, तो वहां बात कर रहा हूं फिर मैं ऑर्बिट की। तो बात एक ही है दोनों में, बस फर्क किसका है कि मैं लेटर्स लेकर चल रहा हूं कि मैथमेटिकल नंबर्स लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो लेटर्स लेकर चलते तो शेल यूज करते हैं और ये मैथमेटिकल डिजिट जो हमारे पास इनको लेकर चलते हैं तो हम ऑर्बिट वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मली क्या है, हम शेल बोलने के ज्यादा आदी होते हैं तो इसलिए हम 1 2 3 के साथ भी शेल बोल देते हैं और इनके साथ भी शेल बोलते। तो इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है स्टेशनरी शेल्स। इन्हें बोला जाता है स्टेशनरी शेल्स। ये स्टेशनरी शेल्स होती हैं, इनकी कुछ फिक्स एनर्जी होती है, हैविंग फिक्स एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा होगा, वो फिक्स एनर्जी की क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा और उनको बोला जाता है स्टेशनरी शेल। ठीक है, और हर एक स्टेशनरी शेल की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन जब इन शेल्स में घूमता तो किन शेल्स में घूमेगा और किन्हें स्टेशनरी शेल बोला जाएगा? फिक्स एनर्जी के साथ उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज होना चाहिए। देखो समझाता हूं मैं सारी चीजों को। जैसे ये हमारे पास स्टेशनरी शेल्स से कितनी हो सकती है, कोई पूछ ले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी शेल्स होती है। किसी भी एटम में कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन में कितनी शेल होती है, 1 शेल नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन में इनफाइनाइट शेल्स होती है, हीलियम में इनफाइनाइट शेल्स होती है, ऑक्सीजन में इनफाइनाइट, हर एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। तो आप बोलोगे हम तो हाइड्रोजन लिखते हैं 1 कि उसकी पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी में कुछ नहीं। देखो दोनों में फर्क होता है। आप एक बैग लाओ, ठीक है ना, स्कूल बैग होता है, उसमें 20 कॉपियां आ सकती है, ठीक, लेकिन आप उसमें 1 कॉपी डालो, आपने 1 कॉपी डाल दी। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें बाकी कॉपियां नहीं आ सकती। आपने 1 डाली है,
तो ठीक इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक था, वो पहली शेल में भर गया, बाकी शेल्स क्या है, खाली है। इसको आप ऐसे समझ लो, आप क्लासरूम में जाते हैं और आपकी क्लासरूम में मान लीजिए कि 20 बेंचेस हैं, आपको बैठने के लिए एक ही तो बेंच चाहिए, आप जाके बैठ गए, बाकी बेंचेस क्या सारे सारे खाली हैं, कोई बच्चा नहीं है, आप अकेले हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना क्लास में क्योंकि एक बच्चा बैठा है इसलिए सारे बेंचेस गायब हो गए। एक बच्चा था, वो एक बेंच पर बैठ गया, बाकी बेंचेस क्या है, खाली है, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। तो ठीक ऐसे इसमें है, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी शेल्स होती हैं, लेकिन हम जो 1 2 3 जो उसमें डालते हैं ना 1s2 2s2, वो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जैसे मान लो आपका घर है, कहीं पे एक लाइन है, खेतों में आपने घर बनाया, मान लो 4 घर बने हुए खेतों में, तो बाकी का हिस्सा क्या है, खाली। हम ये तो नहीं कह सकते कि लैंड खत्म हो गई, लैंड तो है, जितना हमने बनाया उतना हिस्सा भर गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा ही है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सेल्स की बात करते हैं, जो खाली है उनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, हर एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मतलब बताऊंगा अभी। और MVR ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये किसके, h/2π, ये h/2π का कोई इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर जो n जो है ना, n क्या है, n हो सकता है आपका 1 2 3 4, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। ये n आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 3/4 7/3 इस तरह का नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो बात ध्यान रखो, तो इंटीजर मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। h/2π क्या है, इसको सोल्व करोगे तो कोई वैल्यू आएगी। तो कहता है किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो शेल जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम, मतलब इसको मास वेलोसिटी और रेडियाई कितनी डिस्टेंस पर वो शेल है न्यूक्लियस से, इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर इस नंबर का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा या इसके बराबर होगा। मतलब या तो h/2π के बराबर आएगी उसकी वैल्यू, या उससे 2 गुना 3 गुना 6 गुना 8 गुना, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, उसके 2.5 टाइम 3.5 टाइम इस तरह से नहीं आएगी वो। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो वहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें नहीं घूमना चाहेगा, और वो क्या है, वो आपकी स्टेशनरी शेल नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसे। और क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब समझ में आ गया। क्वांटाइज का मतलब होता है किसी वैल्यू, कोई वैल्यू है उसका कोई इंटीजर मल्टीपल होना, मतलब क्वांटाइज मतलब और सिंपल शब्दों में फिक्स होना। क्वांटाइज का मतलब क्या है ना, फिक्स। अब फिक्स से मेरा क्या मतलब है, समझो जरा इस चीज को। मैं कहूं कि रवि के पास x रुपीज है, ये क्या है, ये रवि है, ये सोनू है और ये मयंक है, ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, रवि के पास x रुपीज हैं, मयंक के पास रवि से 2 गुना रुपए हैं, तो इसके पास क्या हो गए 2x, और सोनू के पास मयंक से 1 रुपया कम है, तो सोनू के पास क्या आ गया 2x - 1। अब मैं पूछूं बताओ रवि के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे x क्या है, x वेल डिफाइंड नहीं है। x ये नहीं क्योंकि फिक्स नंबर 1 2 3 4, क्या x मुझे नहीं पता x क्या है, तो ऐसे नंबर नहीं आएंगे इसमें, मतलब इसमें जो कोई वेरिएबल नहीं आएगा। फिक्स जैसे 5 है, अब 5 रुपए लेके इंडिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, यूएस में जाओ, कहीं जाओ, वो 5 रुपए ही कहलाएंगे। आप यूएस में जाओगे तो 5 रुपए के हिसाब से कितना डॉलर कितने सेंट मिल सकते हैं उतने वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन यहां वैल्यू क्या रहेगी उसकी 5 रुपए रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से चले थे 5 रुपए का सिक्का था, यूएस में उतरे 10 रुपए का बन गया या 1 रुपए का बन गया, ऐसा नहीं है, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह से यहां पे है कि यहां पे क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स वैल्यू आएगी, वो वैल्यू वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेशनरी शेल के लिए, इस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी। ठीक है, आगे बात, मान लो कोई बोले y = 2x, तो
तो ये क्या है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो x के वैरी करते क्या है, y वैरी करेगा। अगर मुझे कोई बोलता रवि के पास 2 रुपए हैं, मयंक के पास उससे 2 गुना रुपए हैं, 4, इसको 3 लगा लो, चलो 3, ये 6 हो गया, और सोनू के पास उससे 1 रुपया कम है, तो सोनू के पास कितने हो गए, 5 रुपए। तो यहां पे फिक्स नंबर आए हैं ना, तो इस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। हर एक स्टेशनरी सेल में एक फिक्स वैल्यू होगी, और वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगी, उसका 2, 3, 4, 5, 1 इस तरह गुना। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते? Physically impossible to simultaneously measure both the exact position and the exact momentum of an electron. देखो ये साइन ना इंक्रीज का होता है, एरो की चोंच नीचे करूंगा तो डिक्रीज, आपको पता ही होगा, साइंस के स्टूडेंट्स को इतना पता ही रहता है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब मैंने बताया, मतलब फिक्स होती है, और फिक्स क्या होगी, किसी पर्टिकुलर नंबर का इंटीजर मल्टीपल होगी। उसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कहता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ये के शेल है, फिर एल, एम, एन, इस तरह अगर आप देखो न्यूक्लियस से जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, सबसे पास है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है, तो कहता है जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहां ये बात बड़ी अच्छी तरह समझना आप कि इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी अपनी खुद की कोई भी एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी होती है ऑर्बिट की। जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा उतनी एनर्जी का होना चाहिए। मैं बात को समझाता हूं, जैसे इसको दूसरा एग्जांपल समझो आप। जैसे अगर किसी को आपसे बात करनी है, ठीक है, अनजान इंसान को, तो अनजान इंसान आपसे बात की शुरुआत कैसे करता है? सबसे पहले वो आपका नाम पूछता है, उसके बाद वो नाम इसलिए पूछा जाता है कि थोड़ा बात की स्टार्टिंग की जाए। उसके बाद वो आपसे पूछता है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो देख के पता चल जाता है स्टूडेंट है कि नहीं है, तो उससे पूछते कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मान लो आपकी हाइट तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप कहो कि मैं तो 3rd क्लास में पढ़ता हूँ, तो अब सामने वाला आपसे इस तरह की बात नहीं पूछ करने वाला, क्वांटाइजेशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, सेट्स क्या होते, नहीं, वो 3rd 4th के हिसाब से आपसे बात करेगा। ठीक है, अगर आप बोलते हो आप 11th में हो या 12th में हो, पूछेगा बेटा कौन सी स्ट्रीम, आप बोलोगे साइंस, तो आपसे साइंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। आप बोलोगे कॉमर्स से, तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अगर उसको नॉलेज होगी तो, या आर्ट्स से हो तो आर्ट्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे से किस तरह की बात की जाए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अगर बच्चे की हाइट काफी कम है, देखने में दूर से लग रहा था कि 3rd 4th क्लास का बच्चा है, लेकिन उससे पूछेगा बेटा क्या नाम है आपका, उसने नाम बताया, फिर पूछे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वो बोले मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, बोले अच्छा ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, अच्छा कैसे, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स या आर्ट्स, किस बैकग्राउंड से हैं आप, तो बताए कि भाई मैं तो इस वाले बैकग्राउंड से, इस स्ट्रीम में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो अब जो होगा, अब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बात नहीं की जाएगी, अब ये चीज सोच के बात की जाएगी कि ग्रेजुएशन कर रहा है, तो बात का जो स्तर होगा वो भी क्या है, उठाना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामने इंसान है उसका अपना खुद का कोई लेवल नहीं होता, वो लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका वो किस स्टेट पर है, मतलब वो किस लेवल पर एजुकेशन ले चुका है। यहां मैं एजुकेशन का मतलब जो है पूरी तरह से किताबी ज्ञान को नहीं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं खाली समझाने के लिए लेके चल रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता, काफी पढ़े लिखे इंसान है, PhD कर रखी है, कुछ खास उनके पास नॉलेज होती नहीं है, और कुछ ऐसे होते बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए और उनको जीवन का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। तो यहां सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो किस तरह से आप बात करते हो। जैसे अगर मान लो नर्सरी LKG के बच्चे से आप बात करते हो तो आप उनसे थोड़ा पूछोगे अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, आप उससे पूछोगे अच्छा चल टेबल सुना,
या चल एक काम करो 1 2 3 4 कहां तक आते हैं मुझे बताओ, आप ABCD सुनाओ, आप इस तरह की बातें करते हो। तो बच्चे का और वही बच्चा उसी हाइट में अगर वो बोले कि भाई मैं 4th क्लास में हूं, तो 4th क्लास के अकॉर्डिंग बात करोगे। तो बच्चे का अपना खुद का मानसिक लेवल नहीं है, वो लेवल क्या है उसके एजुकेशन के हिसाब से उसके पास है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो इस शेल में घूम रहा है, तो इस शेल में घूमने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए कि इतनी एनर्जी होगी तभी आप इसमें घूम पाओगे। अगर ज्यादा कर दिया, मान लो उसकी एनर्जी हो इस शेल के बराबर, तो इसमें नहीं घूम सकता, फिर वो कहां जाएगा, उसको वापस इसी में जाना पड़ेगा। मेरी बात है समझ में, मतलब इलेक्ट्रॉन को मैं यहां भेज दूं किसी तरह से और उसका एनर्जी का स्तर इसके लायक हो, तो क्या है एनर्जी रिलीज करेगा और वापस इसमें गिर जाएगा। बात करेंगे उसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब समझ गए कि जो एनर्जी की बात होगी वो ऑर्बिट या सेल के साथ डील करेगी, वो इलेक्ट्रॉन के साथ डील नहीं करने वाली है। ठीक है, तो अपनी कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, एनर्जी किसकी होती है, ऑर्बिट या शेल की होती है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। ये कहता है देखो एक होती है, अच्छा ये जो भी मैंने लाइन बोली है, जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है, कहने का मतलब क्या, अगर इसकी बात करूं तो जो K शेल है उसके मुकाबले जो L शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके मुकाबले M शेल की एनर्जी ज्यादा है, इसके मुकाबले N शेल की एनर्जी, इस तरह से जाएंगे तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होगी उसकी क्या होगी एनर्जी, इनमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब चलते हैं आगे, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एनर्जी की, वो जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में। जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, मतलब जहां पे n की वैल्यू क्या हो 1, n मतलब फर्स्ट शेल की बात कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं भाई ये ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं, मतलब n की जितनी वैल्यू होती है, n = 2, n = 3, n = 4, ऐसे जहां तक भी जा सके, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती हैं। ठीक है, आपको एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि सारी बातें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के बारे में हो रही है। अब चलते हैं इससे आगे, जैसे मान लो मैं कहूं कि आप हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक हाइड्रोजन के एटम में जो है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इसी तरह से कोई थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछे, देखो फर्स्ट में क्या होगा n = 2, पहली भाई n = 1 तो क्या ग्राउंड स्टेट हो गई ना, तो पहली एक्साइटेड क्या होगी, जो पहली से दूसरी में जाएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड हो गई। सेकंड एक्साइटेड क्या होगी, जो वो पहली से तीसरी में जाएगा। चौथी क्या होगी, पहली से आपका नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए n = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके लिए n = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एक्साइटेड स्टेट, किस एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, वो n की वैल्यू से हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, वो कहता है कि देखो जैसे ये हमारे पास कोई एटम है, ये इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, मैं 4 ऑर्बिट बना रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, यहां पे है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ठीक है, तो अब इस पर कोई लाइट गिरती है, लाइट गिरती है मतलब लाइट किससे बनी होती है, हमारी फोटोन से बनी होती है। अच्छा एक बात तो ध्यान रखनी है आपको, बोहर ने लाइट को पार्टिकल माना था, मतलब हमने पढ़ा था ना लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में, तो इसने अपने जो पॉइंट्स है ना, या मैं कहूं कि हम इसने जिस चीज पर लेके चला, आगे जैसा पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होता है ना, तो उसमें से बोहर किस नेचर को सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। इसने सारे पॉइंट्स पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बनाए हैं। कैसे, जहां मैंने वेव और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस करवाया हुआ है, आपको 4-5 वीडियो पहले की बात होगी, वहां पे एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो डील करती पार्टिकल नेचर के साथ, और जहां पर फिक्स वैल्यू नहीं होती है, मतलब फाइनाइट वैल्यू किसके साथ डील करती है, वो डील करती है पार्टिकल नेचर के साथ। तो इनफाइनाइट वैल्यू किसके साथ डील करती है, वो डील करती है आपके वेव नेचर के साथ। जहां पर चीज फिक्स नहीं है वो वेव नेचर, जो फिक्स है तो आपका
पार्टिकल नेचर। यहां पर क्या है, ये आप आगे आगे पढ़ेंगे, जितनी भी हम वैल्यूज निकालेंगे उसमें लास्ट में एक नंबर आएगा पूरा, उसमें कहीं एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं आएगा। अब क्योंकि वो एक्यूरेट नंबर निकलेंगे सारे के सारे, चाहे वो रेडियस की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें, अगर मैं इधर एंगुलर मोमेंटम की भी बात करता तो NH/2π, एच की फिक्स वैल्यू हो गई, 2π फिक्स हो गया। अब यहां पाई में वो बहस में मत लग जाना आपकी, पाई तो आपका चलता है तो कभी खत्म नहीं होता, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं भी, ठीक है। एन भी क्या होगा 1 2 3 4, तो NH/2π को सोल्व करोगे एक फिक्स नंबर आएगा, और फिक्स अगर कोई चीज आ रही है तो मतलब वो किसको सपोर्ट कर रही है, पार्टिकल को। इसीलिए मैं यहां पे जो लाइट है उसको वेव की फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूं, मैं छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के बेस पर दिखा रहा हूं, मतलब मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के सपोर्ट के बेस पे इसको बता रहा हूं। तो हर एक जो क्वांटा है इसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो जैसे ये क्वांटा इस पे टकराएगा, ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर। पार्टिकल नेचर में क्या था, मोमेंटम, वेव नेचर होता तो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी इस जो इसकी पहली शेल है, पहली जो ऑर्बिट है, यहां से जंप कर जाएगा। अब यहां से जब जंप करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये आपका डिपेंड करता है ये कितनी एनर्जी का था, और जो सेल्स हैं ये कितनी एनर्जी के हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप करेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में जंप कर सकता है, फर्स्ट से थर्ड में जंप कर सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में इस तरह कर सकता है, ठीक है। या सेकंड से थर्ड में भी जंप किया जाए, या थर्ड से फोर्थ में भी जंप किया जाए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं कि भाई आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यहां पे क्या आपका लोअर शेल, और ये क्या आपकी हायर शेल। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद देखने को मिलता है, ठीक। अब क्या है, अब मान लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर गया। अब वहां पर वो अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली शेल्स क्या है, खाली पड़ी हुई है। या मैं कहूं कि देखो, अब अगर इसको वापस गिरना है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, मैं भी यहां पे बात करता हूं, जब वैल्यूज कराऊंगा तब थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, एनर्जी वाली बात करूंगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गिरता है वापस फोर्थ से थर्ड में, या सेकंड में, या फर्स्ट में, तो ये जब ये ऐसे गिरेगा तो ये अपने में से क्या निकालेगा, ये अपने में से रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकालेगा। कहने का मतलब क्या है, ये अपने में से फोटॉन्स निकालेगा। मैं इसको वेव की फॉर्म में ना दिखा कि मैं भी कैसे दिखाऊंगा, इसको फोटोन की फॉर्म में ही दिखाऊंगा कि इस तरह से ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जो उनको रिलीज करेगा। अब ये जो पैकेट रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि इसने जंप कहां से कहां पे लगाया है, ठीक है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो ट्रांजिशन होता है लोअर शेल से हायर शेल की तरफ, जबकि अगर एनर्जी रिलीज की जाती है, एनर्जी रिलीज की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा कैसा होगा, जैसे मान लो थर्ड से फर्स्ट में हो गया, या थर्ड से सेकंड में हो गया, या सेकंड से फर्स्ट में हो गया, या फोर्थ से थर्ड में, या फोर्थ से सेकंड में, या फोर्थ से फर्स्ट में। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं ये सारे तब होते हैं जब ये एनर्जी रिलीज करता है। इसमें क्या होगा, जो हायर शेल होगी वहां से जंप लगाएगा, किसमें, ये लोअर शेल के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो एक चीज को आप समझना, मैंने थोड़ा सा आपको वो कराया था, हल्का सा वो कलर्स के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को इससे पहले, जब हम कॉस्मिक रेज, गामा रेज, इन सब की बात कर रहे थे, है ना। तो इस बात को समझो, कोई आपसे पूछे कि किसी भी चीज का क्या कलर है, मतलब कलर जो है, मैं कहूं कि मैंने जो ड्रेस, मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है इसका कलर क्या है, या मैं कहूँ मेरी आंखों का कलर क्या है, मैं अपने बाल का कलर को, या कोई चीज़ रखी हुई है, ये आपका जो यहाँ पे हमारे पास पेन है, मैं पूछूं बताओ इसका कलर क्या है। तो सच्चाई क्या है ना, किसी भी चीज का कोई कलर नहीं होता। कलर की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है इस बात पर
कि उसको जब देखा जा रहा है तो किस रोशनी में देखा जा रहा है। मैं बात को समझाता हूं। जैसे रात का टाइम हो, बिल्कुल अंधेरा है, अमावस्या की रात है, और आपके घर के अंदर एक रेड कलर का कुछ कपड़ा रखा हुआ है। आप लाइट ऑफ कर दो बिल्कुल। अब मैं पूछूं, बताओ इसका कलर क्या है? कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। ग्रीन कलर का कपड़ा कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। येलो भी कैसा नजर आएगा? ब्लैक ही। सारे के सारे क्या नजर आएंगे? ब्लैक नजर आएंगे। तो कलर की जो एग्जिस्टेंस होती है वो लाइट के साथ डील करती है। अब सपोज करो कि आप घर में रेड कलर की लाइट जलाएं और ग्रीन कलर, जो आपने धूप में देखा ग्रीन कलर का कपड़ा था, ठीक है, रात में अब आपने क्या किया, रेड कलर की लाइट जलाई, उस ग्रीन कपड़े को देखा, वो ग्रीन नजर नहीं आएगा, अब वो किसी और कलर का नजर आएगा। तो किस कलर का नजर आएगा वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस लाइट में उसको देख रहे हो। व्हाइट लाइट में देख रहे हो, रेड लाइट में देख रहे हो, ग्रीन लाइट में देख रहे हो, किस हिसाब से। क्यों? हर एक लाइट का जो फोटोन होता है, उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है? अलग होती है। वायलेट की अलग आएगी, रेड की अलग आएगी, येलो की अलग आएगी, ग्रीन की अलग आएगी, है ना। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, E = hc/λ। अगर हम बात करते हैं वॉयलेट कलर की, तो वॉयलेट कलर के लिए इसकी रेंज क्या थी? लगभग 4000 से 4200 एंगस्ट्रॉम। जबकि अगर बात करें रेड कलर की, तो रेड के लिए इसकी रेंज क्या थी? रेड के लिए लगभग ये आपका 7500 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में चला गया था। तो इस तरह से अगर मैं वैल्यू रखूंगा, जब ये वैल्यू रखूंगा 4000, एक वैल्यू आएगी एनर्जी की कुछ भी। लेकिन अगर मैं 7500 वैल्यू रखूंगा तो अब वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी ना एनर्जी की। तो कम एनर्जी वाले फोटोन डलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा तो वापस गिरते समय क्या होगा? वो कम एनर्जी की रेडिएशन निकालेगा, उसके हिसाब से कम एनर्जी वाले क्वांटा रिलीज होंगे। कम एनर्जी वाले होंगे तो उसी हिसाब से उसका कलर भी क्या आपको अलग अलग नजर आएगा, ठीक है। तो वास्तव में कलर जो हमें दिखते हैं वो सीधे सीधे डील करते कि हम किस तरह की लाइट में उसको देख रहे हैं। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, वो हाईली अनस्टेबल होती है। मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन चला भी गया ना, तो मैं कहूँगा नैनो सेकंड्स के अंदर ही क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर ही आ जाता है। नैनो सेकंड मतलब क्या? 1 सेकंड का लगभग 10 करोड़वा हिस्सा, सिर्फ इतने टाइम के उस पर टिक पाता है, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, ये देखिए। ये कहता है कि देखो, पहले कुछ चीज समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर मान लो आप एक थ्रेड लेते हो, अपने हाथ में एक धागा ऐसे लटकाया और यहां पर आपने कुछ चीज, कोई पत्थर बांध रखा उसके में, ठीक है, और आप उसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो धागा है ना, इसमें एक टेंशन पैदा होती है। जब तक ये टेंशन रहेगी तब तक ये पत्थर घूमता रहेगा। और जैसे आप अपने हाथ के मूवमेंट को स्लो करोगे, टेंशन जैसे ही कम होगी तो तुरंत क्या होगा? पत्थर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके जरिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं। देखो इस तरह से कोई है जो लगातार इस पत्थर घुमा रहा, तो ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं, यहाँ ये जो धागा आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? एक टेंशन पैदा होती है जिसका कारण कि घूम पाता। अगर ये अपने हाथ को जो मूव कर रहा होगा ऐसे, ये रोक देगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ये जो धागा ये मतलब पत्थर जो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अब जब भी कोई चीज ना किसी के चारों तरफ घूम रही होती है, तो वहां पे दो फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कोशिश करता है कि चीज को जो सेंटर है उससे दूर की तरफ लेके जाए, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये उसे सेंटर से बाहर की तरफ लेके जाना चाहता है। और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो अंदर की तरफ काम कर रहा होता है।
जो कि इस चीज को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, ये फिक्स रहता है, ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये लगातार चेंज होता रहता है, अलग अलग नेचर का होता है। जैसे अगर मैं अब जैसे यहां पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इस वाले केस में हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, टेंशन है, वो क्या है, टेंशन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एटम की, यहां पे प्लस चार्जेस है, यहां हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो चाहता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर की तरफ चला जाए। यहां पर लग रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, ठीक है। और जो चीज को अंदर की तरफ खींच रही है वो क्या, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन जो होता है किस कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो यहां पर जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने माना कि ये जो आपका न्यूक्लियस है इस पर चार्ज है Z। चार्ज मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं। देखो हाइड्रोजन है तो 1 है, He प्लस आयन केस में कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। Li+2 आयन केस में कितने हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, Ze। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने बताया था E से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फॉर्मूला होता है उसका, KZe। Ze मतलब जो न्यूक्लियस पे चार्ज है इनटू जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, R², ठीक है। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। तो ये दोनों जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक चीज घूमती रहेगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो चीज कहां आएगी, न्यूक्लियस की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ खींचेगी ज्यादा। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कहां जाना चाहेगी, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज घूम रही है लगातार, ये दोनों क्या रहते हैं, बैलेंस। इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। मैं निकालना चाहता हूं कि वो जो शेल है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, तो मतलब उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है ना। तो हम इस चीज के लिए चल रहे हैं। अब देखो हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या देखूंगा, मैं यहां से V की वैल्यू निकालूंगा। वो क्या आएगी मेरे पास, V = NH/2π × mr, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, कि भाई वेलोसिटी इतनी आनी चाहिए। अब इस V की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, ठीक है। यहां पे पुट this value of V in equation 2। देखो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा m/r, V की जगह आ जाएगा NH/2π mr = KZe² डिवाइड बाय r²। अब सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया कि यहां पे इसकी वैल्यू इसमें वैल्यू निकाल के इसमें पुट की, ऐसा किया ही क्यों है। तो एक बात को समझना, हमें वैल्यू चाहिए फिक्स, मतलब हमें वेरिएबल्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देखें, ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखी हैं इसमें क्या क्या वेरिएबल हैं, हम उनकी बात करते हैं पहले। इसमें V वेरिएबल है, R वेरिएबल है, N वेरिएबल है, Z वेरिएबल है। वेरिएबल तो जिसकी वैल्यू बदलेगी। फर्स्ट शेल के लिए N की वैल्यू कुछ और रहेगी, सेकंड शेल के लिए कुछ और रहेगी, थर्ड के लिए कुछ और रहेगी। Z, अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम आयन की बात करूंगा तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम आयन की बात करूंगा तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखो मेरे पास में 4 वेरिएबल है मेन देखा जाए, जिनमें से कि जो ये जो 2 वेरिएबल हैं, एक तो N और एक Z, इनकी बहुत ही ईजिली हमें वैल्यू मिल जाती है, ईजिली। क्यों, हमें बताएगा
कि भाई आप हाइड्रोजन के लिए चाह रहे हो, हाइड्रोजन लाइक पार्ट, मतलब ये क्या आपका एटॉमिक नंबर है, ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, He प्लस के लिए क्या हो जाएगी 2, Li प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगी 3, इस तरह से Be प्लस 4 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सॉरी B प्लस 3 आएगा, प्लस 4 नहीं, ठीक है। तो इसकी तो ऐसे मिल जाएगी। फिर बोलेगा बताओ हाइड्रोजन की पहली स्टेशनरी शेल की डिस्टेंस पूछ रहे हो न्यूक्लियस से, दूसरे की पूछ रहे हो, तीसरे की पूछ रहे हो, किसकी पूछ रहे हो? या लिथियम आयन को लेके चल रहे हो तो लिथियम आयन की पहली स्टेशनरी शेल की बात कर रहे हो, दूसरे की बात कर रहे हो कि पांचवी की बात कर रहे हो? इस हिसाब से हमारे पास इन दोनों की वैल्यू तो ईजिली हमें मिल जाती है। जो ये दोनों वेरिएबल होते हैं, मेन ये दोनों होते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि देखो मुझे निकालनी है रेडियस, तो रेडियस को अगर मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दूंगा तो आर ही गायब हो जाएगा। मैं निकालूंगा कैसे आर को? वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मैं ये कोशिश करूंगा कि देखो अगर मुझे वैल्यू चाहिए, अगर मेरा आंसर कुछ ऐसा आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आर इक्वल टू कुछ भी नंबर हो 1 3 2 5 ऐसे करके, और यहां पे वी आ गया, तो मेरे को फिक्स वैल्यू मिली ही नहीं, क्योंकि वी की जब तक वैल्यू पता नहीं चलेगी मैं आर नहीं लिख सकता। और ये बोहर मॉडल के पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है, पार्टिकल नेचर फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या दिक्कत आएगी, हमें हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा, तो मुझे ये वेरिएबल जो कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमारे इस v को r की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे v को r की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देखो अब जब v की जब ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये वाली, तो इस पूरे में v तो है ही नहीं कहीं, सिर्फ क्या बचा r। अब अगर आप इस पूरे की बात करते हो तो n और z तो इजीली हमें मिल जाएंगे। और कांस्टेंट क्या क्या है देखो, E की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब की अगर बात करूं तो वो ESU वगैरह हम अपने आप चेंज कर लेंगे कैसे हमें करना है। मास, यहां इलेक्ट्रॉन का मास भी हम कांस्टेंट ही मानकर चल रहे होते हैं, 2 कांस्टेंट मान के चल रहे, पाई को हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। यहाँ पे K की फिक्स वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इनकी वैल्यू है फिक्स, ठीक। और बड़ी इजीली हमें क्या है, n और z जो इनकी वैल्यू भी मिल जाती है, दी जाती है। तो मेरे पास इस पूरे में वेरिएबल ही क्या है, सिर्फ r है। मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं इन सब की वैल्यू पुट करके। तो अब देखो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, एक r से एक r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल इसमें, एक मिनट रुकना, एक मिनट, कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ऐसे तो सारा ही आर कट जाएगा, कुछ मैंने एम बी स्क्वायर अपॉन, हाँ भैया ना आर स्क्वायर होता है, अच्छा मैंने तो आर स्क्वायर ही लिखा है वहाँ पे, और एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, वहाँ से एम आर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ फिर मुझे इसको पुट करना तो क्या आएगा, अच्छा मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, हाँ देखो ये ना v का स्क्वायर है, ये यहाँ पे ना स्क्वायर में है ये चीज़ें, ये मैं इसको लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये r स्क्वायर से मैं इस पूरे को काट देता हूँ, इस एक m से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। हम बेशक एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, हम चाहें तो इसके एक स्टेप को बढ़ा लेते हैं ताकि खिचड़ी ना बने, आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। यहाँ पे m था, यहाँ m था, यहाँ r था, यहाँ पे r स्क्वायर था, तो हो जाएगा m बाय r n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर जो इस m से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ कट नहीं रही है। तो अब इसमें हम r की ओर निकाल लेते हैं, r हमारे पास क्या आएगा, r को इस तरफ ले चलो, r इज इक्वल्स टू ये आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सब की जब वैल्यू पुट की गई, मतलब h स्क्वायर, यहाँ से k और ये पूरा, इन सब की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा 52.9,
ये आ गया आपके पास, देखो यहाँ से आएगा r इज इक्वल्स टू 52.9, ऊपर रहेगा n स्क्वेयर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉम। अब अगर आपको फर्स्ट शेल की रेडियस निकालनी है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे। अगर सेकंड शेल की निकालनी है हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे। थर्ड की निकालनी है तो यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे। ठीक है, इस तरह से वैल्यू अब निकालेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट को हम एक जगह लिख लेंगे क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे बिना अपना टाइम खराब किए हुए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक जो है, आगे का जो इसके पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है पढ़ते रहिए, ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद। My little Milky Way, shining where the dark can't stay.